हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPSC 109 का यूनिट नंबर 10 देखने वाले हैं, जिसका टॉपिक है प्लूरलिज्म, नेशन एंड स्टेट। ये इस यूनिट का पार्ट 1 होने वाला है, जहां पर हम 10.6 तक के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि जो बहुत सारी स्टेट्स हैं मॉडर्न वर्ल्ड की, वो हेट्रोजीनियस है। मतलब अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। ठीक है। पर इन सभी को एक साथ लाना एक नेशन के लिए बहुत बड़ा टास्क बन जाता है और डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। तो अब ये देखते हैं कि जो एथनिक डाइवर्सिटी है वो आई कहाँ से। तो जो एथनिक डाइवर्सिटी है, वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज में, हम वेस्ट की बात करें तो कनाडा, US और यूरोप जो है, उनमें इतनी एथनिक डाइवर्सिटी आई कहाँ से। तो इसका सीधा साधा रिजल्ट निकलता है कोलोनाइजेशन से। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या कराते थे, सेटलमेंट कराते थे, इमिग्रेशन कराते थे दूसरे देशों के लोगों से। ठीक है। स्लेवरी कराने के लिए अपने देश में लोग लाते थे किसी दूसरे देश से। ठीक है। और वहीं पे जो इंडिजिनस लोग रहते थे वो भी इसमें शामिल हो जाते थे। तो इन सभी रीजंस की वजह से इन वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज में हमें इतनी ज्यादा एथनिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्योंकि यूरोप की अगर हम बात करें स्पेशली, तो यूरोप करता क्या था कि दूसरे अपनी जो कॉलोनीज होती थी वहां से लोगों को उठाकर अपने यहाँ लाकर काम कराता था, स्लेवरी कराता था। अब इससे क्या होने लगा कि दूसरे देशों से जहां से लोगों को ला रहा है, वहां के लोग अब यूरोप में काम कर रहे हैं, वहां के लोगों से मिल रहे हैं। तो वहां पे होमोजेनाइजेशन होने लग गया कि बहुत सारे लोग, अलग अलग तरह की एथनिक ग्रुप्स जो है वो एक साथ आने लग गई और रहने लग गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है एथनिक डाइवर्सिटी का। उसके बाद अगर हम पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स की बात करें, अफ्रीका और एशिया की, तो जो इसमें मेजर कॉज है एथनिक डाइवर्सिटी का, वो है टेरिटोरियल बाउंड्रीज का। ठीक है। बाय द colonial powers arbitrarily by taking into consideration colonial geopolitics rather than the actual distribution of ethnic groups। अब जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैं उनमें अलग कॉज है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये कोई एरिया है। ठीक है। अब इसमें दो तरह की एथनिक ग्रुप्स रहती हैं। तब ये क्या, इन्होंने क्या किया, इन कॉलोनियल पावर्स ने, कि इन दोनों के बीच में एक लाइन खड़ी कर दी, एक बॉर्डर बना दिया। ठीक है। एक बाउंड्री बना दी कि इस तरह यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ पे जो रहते हैं वो यहाँ नहीं जाएंगे। अब इससे हुआ क्या कि ये इनमें डिवाइड पैदा हो गया। ठीक है। इनमें लड़ाइयाँ होने लगी। तो ये भी एक कारण बनता है एथनिक डाइवर्सिटी का पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में। वहीं अगर हम रीसेंट डिकेड्स की बात करें, तो हमें एक नए तरह का नेशनलिज्म देखने को मिल रहा है ओल्डर वेल एस्टेब्लिश्ड नेशन स्टेट्स में। जैसे कि जो देश पुराने टाइम से एस्टेब्लिश हो रखे हैं, आज हमें उन देशों में नए तरह का नेशनलिज्म देखने को मिल रहा है, जो कि मॉडर्न वेस्ट में आते हैं। जैसे कि स्कॉटलैंड, वेल्स। ठीक है। तो ये यूके का मैप है। तो जब यूके ने ब्रेग्जिट किया, मतलब ब्रिटेन ने एग्जिट किया यूरोपियन यूनियन से, तो जो नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड और ये वेल्स है, ठीक है, ये इंग्लैंड है। तो वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, इन तीनों देशों ने कहा कि ब्रेग्जिट नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद ब्रिटेन ने इनकी सुनी नहीं और ब्रेग्जिट हो गया। उसके बाद इन्हें मांग उठने लगी कि हमें आज़ादी दे दो। ठीक है, हम खुद को सेल्फ गवर्न करेंगे, हमें पावर चाहिए। उसके बाद इनको पावर भी नहीं दी गई, रेफरेंडम भी नहीं हुआ। ठीक है। और जब ब्रेग्जिट का रेफरेंडम हुआ था, ठीक है, लोगों से पूछा गया कि ब्रेग्जिट होना चाहिए कि नहीं, तो इन तीनों देशों ने मना किया। फिर भी सुनी किसकी गई? इंग्लैंड के लोगों की। ठीक है। मेजॉरिटी ने ना कहा, पर माइनॉरिटी की सुनी गई यहाँ पे, क्योंकि इंग्लैंड अपने फायदे की सोचता रहा। इंग्लैंड ने ब्रेग्जिट करवा दिया। इससे एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स पैदा होने लगे इन सभी देशों में। एक तरीके का नेशनलिज्म आने लगा कि हमें भी अपना एक अलग देश चाहिए जिसमें हम सेल्फ रूल ला सके। ठीक है। उसके बाद आता है नेशन, नेशनलिज्म एंड स्टेट।
तो जो नेशन है वो एक डीपली कंटेस्टेड टर्म है। बहुत सारे स्कॉलर्स अपनी अपनी डेफिनेशन देते हैं नेशन की। ठीक है। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि नेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि फॉर्म होता है कॉमन हिस्ट्री के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज, टेरिटरी और एथनिसिटी के बेसिस पे। ठीक है। और जोसेफ स्टालिन ये कहते हैं कि जो नेशन है फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेज, एक ऐसा नेशन जहाँ पे एक ऐसी एरिया जहाँ पर कॉमन लैंग्वेज बोली जाती हो, उसकी टेरिटरी हो, इकोनॉमिक लाइफ हो, साइकोलॉजिकल मेकअप हो, जो कि कॉमन कल्चर को फॉलो करते हैं, तो ये एक नेशन बन सकता है। तो ऐसे कई सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी है। पर हम अगर हम इसको एक एज अ कंसेप्चुअल टूल देखें तो हम नेशन को एज डिफाइन कर सकते हैं कि नेशन एक ऐसा ग्रुप है लोगों का जो कि कुछ फीचर्स को शेयर करते हैं, विच आर बाउंड टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर्स, जो कि उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। जैसे कि एक कॉमन बिलीफ, ठीक है, किसी तरीके की पॉलिटिकल ऑटोनॉमी और सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑन सॉवरन टेरिटरी। तो ये कंसेप्चुअल डेफिनेशन है एक नेशन की। उसके बाद आता है नेशन और स्टेट। तो जो टर्म नेशन है और जो स्टेट है, लोग इनको सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं। उनको लगता है कि जो नेशन और स्टेट है वो एक ही है, पर ऐसा होता नहीं। ये दो अलग अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। जो स्टेट है उसमें एक प्रेजेंस होती है रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी की, जहाँ पर लीगली रिकॉग्नाइज्ड टेरिटोरियल बाउंड्री हो। ठीक है। अब स्टेट में क्या है, एक रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी है, मतलब एक गवर्नमेंट है। उसके बाद उसकी एक रिकॉग्नाइज्ड टेरिटोरियल बाउंड्री है कि ये हमारी बाउंड्री है, इसमें हम गवर्न कर सकते हैं। उसके बाद उस टेरिटरी पर वो अपनी सॉवरेनिटी को भी एक्सरसाइज कर सकता है थ्रू लीगली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। अब इंस्टीट्यूशंस के जरिए वो उस एरिया पर अपनी सॉवरेनिटी को भी एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये डेफिनेशन हो गई स्टेट की। वही जो नेशन होता है वो कोई स्टेट नहीं होता। वहां पर इंस्टीट्यूशनल प्री रिक्विजिट्स नहीं देखने को मिलते जैसे कि स्टेट में मिलते हैं। नेशन में हमें कोई गवर्नमेंट नहीं देखने को मिलेगी, किसी भी तरह की कोई सॉवरेनिटी नहीं होगी, कोई पॉलिटी भी नहीं होगी। जो स्टेट है वो लीगल और पॉलिटिकल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब जो स्टेट है वो इम्पर्सनल लीगल स्ट्रक्चर्स को ज्यादा प्रमोट करता है, ना कि पर्सनल को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री का एग्जाम्पल लें, तो ये कंट्री है वेस्टर्न सहारा, जो कि अफ्रीका में पड़ती है। तो यहाँ हम देखें कि अगर मैं टाइप करूं सूडान, तो यहाँ पर लिखा रहा है कंट्री इन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। वहीं अगर मैं वेस्टर्न सहारा टाइप करूं, उसके बाद यहाँ पर लिखा रहा है टेरिटरी इन अफ्रीका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरी टेरिटरी है, वो एक मात्र नेशन है। ठीक है। इसमें किसी भी तरह की कोई स्टेट भी नहीं है। ये सच बात है, क्योंकि इसका जो अपर पार्ट जो है वो मोरक्को कंट्रोल करता है, और जो इसका सदर्न पार्ट है वो सेल्फ गवर्नेंस में रहता है। ठीक है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई रिकॉग्नाइज्ड लीगल अथॉरिटी नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है एक नेशन और एक स्टेट में। नेशंस सेंटिमेंटल फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा पर्सनल होते हैं, इमोटिव होते हैं और कल्चरली ओरिएंटेड होते हैं। तो ये सब स्टेट में हमें देखने को नहीं मिलता। वहीं जो स्टेट और नेशन है उसमें हमें एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप भी देखने को मिलती है। ठीक है। थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ इट्स सॉवरेनिटी द स्टेट क्रिएट्स अ नेशन। अब सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज करते हुए जो स्टेट है वो एक नेशन बनाता है। ठीक है। इम्प्लाइंग दैट अ नेशनल कम्युनिटी अराइजेस फ्रॉम अ स्टेट। स्टेट से एक नेशनल कम्युनिटी अराइज होती है जो कि इसकी सॉवरेनिटी से निकली है। बट द स्टेट टू गेन लेजिटिमेसी एंड ensure stability needs to appeal to the cultural elements of the national community or communities and give legal recognition to them। अब पर जो स्टेट है उसको अगर लेजिटिमेसी चाहिए, अगर उसको स्टेबिलिटी इंश्योर करनी है अपने नेशन में, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उस नेशन में जो भी कल्चरल एलिमेंट्स हैं उनको अपील करना पड़ेगा। ठीक है।
कि हमें रिकॉग्निशन दो, वहाँ की कम्युनिटीज को समझाना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर वो लीगली इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, जो एक कल्चरल एलिमेंट्स हैं, तो स्टेट कभी बन नहीं सकता। तो ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है स्टेट और नेशन में। तो इस पूरे पैराग्राफ से हम ये समझ सकते हैं कि जो स्टेट है वो एक नेशनल कम्युनिटी से ही निकलता है। उसके बाद आता है एथनिसिटी एंड द स्टेट। और जो एथनिसिटी है वो एक बाउंडेड आइडेंटिटी होती है बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ कॉमन डिसेंट एंड सस्टेन्ड थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ एंडोगेमी। अब एंडोगेमी का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल दो तरीके के एथनिक ग्रुप्स हैं, एक है ए और एक है डी। तो एक इंडिविजुअल है, ठीक है, वो काम करना चाहता है, तो वो बाउंड है कि वो ए कम्युनिटी में ही काम करेगा, डी में नहीं जाएगा, ठीक है। अगर वो डी में गया तो वो इसको पनिश भी कर सकते हैं ए एथनिक ग्रुप वाले, ठीक है। तो अब इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो इंडिविजुअल है वो काम करना चाह रहा है, ठीक है, पर वो बाउंड है कि उसे एक ही एथनिक ग्रुप के अंदर काम करना पड़ेगा। तो ये होगी एथनिसिटी बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस ऑफ एंडोगेमी। इट इज बेस्ड ऑन कॉमन सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बनती कैसे है कि कुछ लोग हैं, उनके कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन रिलीजन है, कस्टम्स और रेस, इन सभी के बिहाफ पर जो एथनिसिटी है वो बनती है। उसके बाद जो नेशन की अगर हम बात करें तो ये एक एथनिक ग्रुप नहीं होता, ये उनसे बढ़कर होता है, ठीक है। नेशन को एज हम कलेक्टिव कल्चरल आइडेंटिटी के रूप में मान सकते हैं देन अ पॉलिटिकल वन। नेशन में क्या है, अलग अलग तरीके के लोग रह रहे हैं, वो एक कल्चरल आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं और एक साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है। वो हो गई कलेक्टिव कल्चरल आइडेंटिटी। अदर वर्ड में अगर हम देखें तो एथनिक कम्युनिटी यूजुअली डज नॉट सीक सेपरेट स्टेटहुड। जो एथनिक कम्युनिटी होती है उसको अपना कोई अलग से देश नहीं बनाना होता, पर वो चाहते हैं कि जो हमारा एथनिक ग्रुप है उसको रिकॉग्निशन मिले, ताकि उनको माइनॉरिटी राइट्स मिले एग्जिस्टिंग स्टेट्स में। पर जैसे जैसे टाइम बीतता है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो एथनिसिटी है वो अपनी सिग्निफिकेंस को लूज करने लग जाती है, ठीक है। 1960s से जो स्टेट्स होती हैं वो मॉडर्नाइजेशन के लेवल्स को हाई करने लगती हैं, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है, अब इससे राइज होता है एक एथनिक कॉन्शियसनेस का और कन्फ्लिक्ट्स का, ठीक है। अदर वर्ड्स में अगर हम देखें तो इंट्रा एथनिक मतलब एक एथनिक ग्रुप के अंदर, और इंटर एथनिक दूसरे एथनिक ग्रुप के साथ जो कम्युनिकेशंस होती हैं वो एथनिक कॉन्शियसनेस को क्रिएट करती हैं और एथनिक कन्फ्लिक्ट को भी पैदा कर देती हैं। इससे राइज होता है एज ए कॉन्शियसनेस से एक पॉलिटिकल फोर्स में बदलने का, जो कि स्टेट के बॉर्डर्स को भी हैम्पर कर सकती है, एक चैलेंज बना सकती है। तो थॉमस एरिक्सन एक स्कॉलर हैं जो कि अलग अलग तरीके के जो एथनिक ग्रुप्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहला जो एथनिक ग्रुप होता है वो होता है एथनिक अर्बन माइनॉरिटीज। एथनिक अर्बन माइनॉरिटीज का मतलब ये है कि ये दूसरी जो एरिया होते हैं, ठीक है, दूसरे जो एथनिक ग्रुप्स होते हैं वहां पर जाकर बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए जाते हैं, ठीक है, और वहां से लोगों को लाते हैं अलग अलग तरीके के एथनिक ग्रुप्स के एक ही अर्बन स्पेस में काम करने के लिए, ठीक है। जो अर्बन एथनिक माइनॉरिटीज होती हैं वो अलग अलग जगह जाकर दूसरे लोगों को लाती हैं एक ही अर्बन स्पेस में रहने के लिए। तो ये हो गई अर्बन एथनिक माइनॉरिटीज। दूसरी है ethnic groups in post-colonial states in which the state boundaries drawn by colonial powers have created an ethnically divided citizenry। तो दूसरा एथनिक ग्रुप ये है कि जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में कॉलोनियल पावर्स ने जो बाउंड्रीज बनाई उससे क्या हुआ, एथनिकली जो लोग हैं वो डिवाइड हो गए हैं। इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, ये ड्यूरेंट लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये एरिया है पाकिस्तान का, ये ऊपर वाला, तो यहाँ पर जो पश्तून लोग हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और वहीं दूसरे साइड अफगानिस्तान में भी ये लोग रहते हैं। तो इन लोगों की अब मांग उठती है कि हमें एक साथ कर दो, क्योंकि जो ये ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमको डिवाइड कर दिया है लाइन खींचकर। इससे इनमें कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ता रहता है। तो ये हुआ
कुछ एथनिक ग्रुप्स का, जो कि कॉलोनियल बाउंड्रीज के जरिए डिवाइड हो गए। सी है कुछ ऐसे इंडिविजुअल लोग जो कि अपनी अलग आइडेंटिटी के साथ नेशन स्टेट्स में रहते हैं। डी हैं कुछ ऐसे ग्रुप्स जो कि नेशन बनने से पहले के स्टेज में हैं, ठीक है, जो कि पॉलिटिकली मोबिलाइज हो चुके हैं, एक्टिव परसुएट रहता है उनका नेशन स्टेटहुड में। तो ये बात हुई हमारी एथनिक ग्रुप्स की। पर जो एथनिक डाइवर्सिटी होती है, हमने ये तो देख लिया कि वो स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर सकती है, पर ये नेशन बिल्डिंग में भी एक चैलेंज बनकर आ सकती है। जैसे कि जो मल्टी एथनिक स्टेट्स हैं, जैसे कि कनाडा, फॉर्मर यूगोस्लाविया, अफ्रीकन स्टेट्स जैसे कि इथियोपिया, केनिया, नाइजीरिया, सूडान, इसमें एथनिक ग्रुप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अब इससे कन्फ्लिक्ट भी पैदा हो जाता है। अब इससे क्या है कि जो नेशन है उसके बॉर्डर्स पर भी टेंशन बनी रहती है, एक तरीके का प्रॉब्लम रहता है पूरे नेशन में अगर इनको एक साथ नहीं लाया गया। तो ये भी अपना एक चैलेंज होता है एथनिक डाइवर्सिटी का। उसके बाद आता है अपसर्ज इन सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स। तो कोल्ड वॉर के एंड के बाद से जो वर्ल्ड है उसने बहुत सारे एथनिक कन्फ्लिक्ट्स देखे हैं अपनी स्टेट्स में, ठीक है। एथनिक जिनोसाइड भी होता है बहुत सारी कंट्रीज में, मतलब एक एथनिक ग्रुप दूसरे एथनिक ग्रुप के सारे लोगों को मार देता है, जैसे कि बॉस्निया, रवांडा, ठीक है। जिससे कि जो वायलेंस होती है इन सभी नेशंस में वो एथनिसिटी के नाम पर भड़काई जाती है। तो हमें जिनोसाइड इन रवांडा का एग्जांपल दिया गया है। तो जो हुतूस और तुत्सीज हैं वो दो एथनिक ग्रुप्स हैं रवांडा के, जो कि मेन है वहां पर। और जब रवांडा को इंडिपेंडेंस मिलती है 62 में कॉलोनियल पावर से, तो जो ब्रिटिशर्स या फिर जो भी कोई कॉलोनियल पावर होगी तो वो क्या करती है कि इस पावर को ऐसी गवर्नमेंट को सौंप देती है जहां पर हुतूस बहुत ज्यादा होते हैं, वो मेजोरिटी में होते हैं, ठीक है। हाउएवर ये सब अपोज किया जाता है तुत्सी ग्रुप के द्वारा, ठीक है। तुत्सीज ये कहते हैं हमें भी पावर चाहिए ताकि हम भी पावरफुल पोजीशन है उन पर रह सकें, ताकि हमें भी फेवरेबल ट्रीटमेंट मिल सके इस कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। और उसके बाद 1994 में जो हुतू पीपल होते हैं वो करीब 8 लाख तुत्सी लोगों को मार देते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एथनिसिटी के नाम पर कितनी ज्यादा वॉयलेंस देखने को मिलती है पावर गेन करने के लिए। तो ये बात हुई। उसके बाद आता है अप्रोचेस टू नेशनलिज्म। अब तीन तरीके की डोमिनेंट अप्रोच होती है नेशनलिज्म को समझने की। सबसे पहली होती है प्राइमोर्डियलिस्ट अप्रोच। तो ये जो प्राइमोर्डियलिस्ट अप्रोच वाले लोग होते हैं ये मानते हैं कि जो नेशन और नेशनलिज्म है उनकी डीप रूट्स है ह्यूमन एसोसिएशनल लाइफ में। ये कहते हैं कि जब से ह्यूमंस बने हैं तब से ही जो नेशंस और जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट है वो तभी से चलता आ रहा है, ये बहुत ही पुराना कंसेप्ट है। प्राइमोर्डियलिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि जो नेशन और नेशनलिज्म है वो एक्सटेंशन है इन प्राइमोर्डियल टाइज का, जो कि शुरू से चलती आ रही है, जो कि पेरेनियल है, जो कि हमेशा चलती रहेंगी और ये नेचुरल है, किसी ने इनको दिया नहीं है, ठीक है। ये मॉडर्नाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हैं। तो कुछ इसके मेन प्रोपोनेंट्स हैं पेरी वैन देनबर्गी, ठीक है, एडवर्ड शिल्स, जो कि इस अप्रोच को प्रमोट करते हैं। उसके बाद आती है मॉडर्निस्ट अप्रोच। अब मॉडर्निस्ट अप्रोच एक क्रिटिक की तरफ वर्क करती है प्राइमोर्डियलिज्म के, ठीक है। मॉडर्निस्ट ये कहते हैं कि जो नेशन है, नेशनलिज्म है, वो उनका डायरेक्ट रिजल्ट रहा है मॉडर्नाइजेशन की वजह से, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन की वजह से ही नेशनलिज्म और जो नेशन है इस तरह के कंसेप्ट का जो है वो राइज हुआ है। अब ये कुछ एग्जांपल्स भी देते हैं जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन, ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेकुलराइजेशन ऑफ कल्चर। इन सभी एस्पेक्ट को जोड़कर अगर हम देखें तो इन्हीं से ही नेशन और नेशनलिज्म निकलता है, ठीक है, जो कि एक प्योरली मॉडर्न फिनोमेना है। इसके कुछ प्रोपोनेंट्स हैं अर्नेस्ट गेलनर, बेनेडिक्ट एंडरसन। उसके बाद थर्ड अप्रोच आती है एथनो सिंबलिज्म। ये प्राइमोर्डियलिज्म और मॉडर्निज्म की क्रिटिक बनती है। इसका सेंट्रल फोकस होता है कि जो भी सिंबल्स कोई ग्रुप है वो यूज करना चाहता है
वो इंडिपेंडेंटली उन्हें यूज़ कर सकता है। किसी भी तरह का कोई रोक-टोक वहाँ पर नहीं की जाएगी, ठीक है? किसी भी नेशनलिज़्म और नेशन को फ़ॉर्म करने के लिए। The ethno-symbolists such as Anthony Smith and John Armstrong acknowledge the transformative impact of modernization and pre-modern ethnic elements and their political implications. अब जो एंथनी स्मिथ और कोई आर्मस्ट्रॉन्ग है, वो एक्नॉलेज करते हैं कि इन सभी का यूज़ करके हमें एक ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है मॉडर्नाइजेशन में और प्री मॉडर्न एथनिक एलिमेंट्स में, ठीक है। और जो ये एथनो सिंबलिस्ट होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो प्री मॉडर्न एथनिक आइडेंटिटीज होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं नेशंस और नेशनलिज्म को बनाने के लिए। उसके बाद आता है व्हाई डज अ नेशन स्टेट नीड प्लूरलिज्म। अब किसी नेशन स्टेट को प्लूरलिज्म चाहिए ही क्यों, तो ये हमें इस टॉपिक में देखना है। तो जो नेशनलिज्म है उससे यूनिटी और स्टेबिलिटी तो बनी रहती है मॉडर्न स्टेट में, पर इसी के साथ साथ कुछ इश्यूज भी रहते हैं, क्योंकि अलग अलग एथनिक ग्रुप्स जब एक साथ मिलकर रहेंगे तो इससे होगा क्या कि उनके जो कलेक्टिव आइडेंटिटीज हैं उनको अंडर वैल्यू किया जाएगा, ठीक है। उनके जो भी कल्चर है उसको अंडर वैल्यू किया जाएगा। तो ये सब नेशनलिज्म के साथ साथ चलता रहता है। उसके बाद जो जूलियट लिचनबर्ग होते हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो नेशनलिज्म है उससे क्लैशेस भी आ सकती हैं डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स में, क्योंकि एक एथनिक ग्रुप के कुछ इंटरेस्ट अलग हैं, दूसरे के कुछ अलग इंटरेस्ट हैं, तो वो आपस में भिड़ जाएंगे। तो जूलियट लिचनबर्ग यही कहते हैं कि नेशनलिज्म जो है वो क्लैश के का भी एक कारण बन सकता है, जिसे जो स्टेट है वो कभी भी रिजॉल्व नहीं कर सकती। हाउएवर जो चार्ल्स टेलर होते हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो नेशनलिज्म है वो माइनॉरिटीज को एज अ सेंस ऑफ डिग्निटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। कि एक साथ रहकर वो एक नेशन का पार्ट है, किसी चीज को वो रिप्रेजेंट कर रही है, सेल्फ वर्थ मिलता है इक्वल सिटीजन्स के जैसे, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है उन्हें। पर जो एथनिक माइनॉरिटीज होती हैं वो पीसफुली तभी कोएग्जिस्ट कर सकती हैं जब कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखा जाए, जैसे कि कल्चरल अवेयरनेस। अब कोई आइडेंटिटी है, ठीक है, कोई एथनिक ग्रुप है, उसे दूसरे एथनिक ग्रुप के बारे में अगर अवेयरनेस ही नहीं होगी, ठीक है, तो वो आपस में लड़ भिड़ लेंगे, ठीक है। अगर वही एथनिक ग्रुप दूसरे एथनिक ग्रुप्स को, ठीक है, उनकी जानकारी ले ले, पता कर ले कि इन एथनिक ग्रुप्स में क्या क्या फॉलो किया जाता है, तो इन सभी से क्या हो सकता है, अच्छे से वो कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। पर ऐसा पहले नहीं होता था, ठीक है। पहले होता क्या था कि जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो किसी एक माइनॉरिटी को पकड़ता था और ये कहता था कि जो दूसरा माइनॉरिटी ग्रुप है उसमें देखो तुम्हारे कल्चर को ऐसे डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, ऐसे तुम्हारे कल्चर को हैम्पर किया जा रहा है। तो इससे कन्फ्लिक्ट्स चलते रहते थे बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स में। और उसके बाद जब एस्टेब्लिशमेंट होता है नेशनल आइडेंटिटी का, उसके बाद ये सब थोड़ा थोड़ा खत्म होने लगता है, ठीक है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी थ्रू अकोमोडेटिंग डाइवर्सिटी, इस तरीके का नोशन बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, जो कि इंडियन पॉलिसी मेकर्स का बहुत ही बड़ा एक टैगलाइन रहता है, ठीक है। इंडिया में स्टेबिलिटी इसी से बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी को अच्छे से अकोमोडेट किया जाता है, उनके इंटरेस्ट को सुना जाता है, ठीक है। इसलिए जो एथनिक ग्रुप्स हैं वहाँ पर हमें कम एथनिक टेंशन्स देखने को मिलती हैं। बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि कनाडा, स्विट्जरलैंड ये प्लूरलिस्ट अप्रोच को फॉलो करती हैं ताकि जो डाइवर्स पॉपुलेशन है उनको हम अच्छे से एकोमोडेट कर सकें। और इन सभी को फॉलो करते हुए इनको दो तरीके के फायदे भी होते हैं, जैसे कि जो अलाइट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के वो यूनाइट हो जाते हैं। दूसरा जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है वो लोनली फील नहीं करता है, ठीक है। उन्हें लगता है कि उनका भी एक बड़े जो नेशन स्टेट है उनमें उनका भी कोई रोल है, ठीक है। इससे उनकी डिग्निटी भी बढ़ती है। तो प्लूरलिज्म में अप्रिशिएट किया जाता है कि डाइवर्सिटी है उसको एक साथ लाकर हम अलग अलग तरीके के कल्चर्स के लोगों को एक साथ लाकर काम कराएं, उनको डेवलप करें, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्लूरलिस्ट अप्रोच।
तो ये खत्म होता है हमारा इसका पार्ट वन।